नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के एक और राजा के बारे में, जिसका नाम है हुमायूं। पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि कौन मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में वो इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर चुका होता है। उसके बाद में हमने देखा था कि 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है और अब राजा कौन बनता है? राजा बनेगा हुमायूं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी, तो अब राजा कौन बनेगा? हुमायूं। किसके बाद में? बाबर के बाद में। ये इसका पूरा आपको वो क्रोनोलॉजी याद रखना है कि कौन राजा बनता है। एक बार जब ये पूरा हो जाएगा ना हमारा मुग़ल साम्राज्य, तब और मैं आपको बता दूंगा कि हाँ कौन किसके बाद राजा बनता है। तो बाबर के बाद में राजा बनता है हुमायूं, और ये 1530 से लेके 1556 ईस्वी तक ये शासन भार संभालता है। हालांकि बीच में जो है इसका शासन जो है वापस से गड़बड़ हो जाता है शेरशाह सूरी की वजह से, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम हुआ करता था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। जैसे बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था ना, उसी प्रकार से इसका भी था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसका जन्म कब हुआ था? 508 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? काबुल में। काबुल में ही ये पैदा हो गया था। इसकी माँ जो थी महिम बेगम, वो थी शिया, है ना। शिया मत में शिया और सुन्नी दो होते हैं ना। जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था सूफी और संत, जब मैंने आपको बताया था सूफी संतों के बारे में कि शिया और सुन्नी मत, उसका टाइम में मैंने आपको बताया था। तो शिया मत में विश्वास रखती थी इसकी माता, ठीक है। और बाबर के 4 बेटों में से हुमायूं जो था सबसे बड़ा था। और 4 बेटे कौन से थे वो कल भी मैंने आपको बताया था। फिर एक बार सुन लो, कामरान था, है ना, जिसे काबुल का गवर्नर बनाया जाता है, अस्करी, एक हिंदाल, और फिर सबसे बड़ा कौन था? हुमायूं। और जब बाबर मरता है तो अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त करके जाता है? हुमायूं को ही वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके जाता है। और देखिए हुमायूं जो था ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी हुआ करता था। इसने बहुत अच्छी खासी पढ़ाई करी थी। देखिए तुर्की भाषा, फ़ारसी और अरबी, ये तो वो अच्छी खासी भाषाएं जानता था। तुर्की, फ़ारसी, अरबी भाषाएं वो जानता था। साथ ही साथ फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, है ना, तो फिलोसफी का वो अच्छा खासा ज्ञाता था। एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र का अच्छा खासा ज्ञाता था। फलित और गणित जो है इसका भी अच्छा खासा वो ज्ञाता था, यानी भूगोल वगैरह जो थी वो भी उसको आती थी। समझ रहे बात आप? हाँ, तो क्योंकि वो भी ज्योग्राफी वगैरह उसने पढ़ाई उसने करी थी, और मैथ भी उसने अच्छी खासी पढ़ी थी। यानी हुमायूं जो था अच्छा खासा पढ़ा लिखा एक राजा हुआ करता था। और उसे प्रशासनिक प्रशिक्षण भी मिला था। कहाँ से मिला था? क्योंकि इसका पिता जो था बाबर ने उसे क्या किया था? मैंने आपको बताया था कि बाबर बदख्शां को जीत लेता है और वहाँ का राज्यपाल किसे बना देता है? हुमायूं को बना देता है। और बदख्शां कहाँ है? तो अफगानिस्तान का एक प्रांत है जो मैंने आपको दिखाया था, है ना। उसके उत्तर पूर्वी भाग में पड़ता है ना। ठीक है जी, उत्तर पूर्वी में क्या? हाँ, उत्तर पूर्वी कह सकते हैं अफगानिस्तान का, तो वहाँ वो भाग पड़ता है। मैंने आपका उसका चित्र भी दिखाया था, ठीक है। फिर बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में, है ना। हमने देखा था कि 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक वो सिर्फ शासन कर पाता है, और मात्र 23 वर्ष की अवस्था में ही उसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है ना। तो देखिए ये इसका तो 23 वर्ष के में किया जाता है। इसका बाप तो 11 साल 4 माह का ही होता है, तभी हो जाता है। 23 वर्ष का तो ठीक है, अच्छा खासा संभाल सकता है राज्य। तो 23 वर्ष की अवस्था में इसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। अब देखिए ये जहाँ से बंदा बिलोंग करता था, यानी जो तुर्की फैमिली इनकी जो थी हुमायूं की, जो मंगोल और जो तैमूरी वंश जो हुआ करता था, उनमें एक परंपरा हुआ करती थी कि जब भी बाप मरेगा तो उसकी जो जायदाद होगी वो बराबर बराबर भागों में बंट जाएगी। ऐसा उनमें हुआ करता था, ठीक है। वहाँ पर ऐसा ज्येष्ठाधिकार वाला सूत्र नहीं हुआ करता था कि ज्येष्ठ जो बेटा होगा उसे ही पूरा शासन मिल जाएगा। उसमें ऐसा नहीं था। उसमें जितने बेटे होंगे सब में बराबर बराबर जो है वो राज्य या संपत्ति बट जाती थी। और बाबर जब मरा था तब भी मरने से पहले कह के गया था हुमायूं को कि बेटा अपने भाइयों को जो है सबको बराबर बराबर संपत्ति देना, तू चीटिंग मत करना। और हुमायूं जो था बड़ा सीधा साधा आदमी था। इसने अपने पापा की बात मानी, पिताजी की बात मानी, और जो अपना साम्राज्य था उसको बांट दिया अपने भाइयों के बीच में, है ना। जैसे कामरान जो था उसको काबुल दे दिया। कामरान तो पहले ही काबुल इसके बाप ने जीत के दे दिया था। कंधार और पंजाब दे दिया। काबुल, कंधार और पंजाब जो है वो किसको दे दिया? कामरान को। अस्करी को संभल दे दिया, और हिंदाल को दे दिया अलवर।
अलवर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। वो इसको दे दिया हिंदाल को। और इस प्रकार से इसने क्या किया कि नया नया जो मुग़ल साम्राज्य बनाया था बाबर ने, उसको इसने बांट दिया। और ये बांट कर इसने बहुत बड़ी भूल कर दी, क्योंकि आने वाले समय में यही भाई जो है इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ना। इस प्रकार से देखिए नए नए साम्राज्य को ये 4 भागों में बांट देता है, ये इसकी भूल भी साबित होती है। अब देखिए ये राजा बन जाता है 1530 ईस्वी में। अब जब जैसे ये राजा बनता है, इसको बहुत सारे युद्धों का और बहुत सारे देश में गृह युद्ध जैसी स्थितियों का सामना इसे करना पड़ता है ना। गृह युद्ध का मतलब आप समझ सकते हैं कि वैसा आज के जैसे गृह युद्ध नहीं, उसमें ऐसा हुआ करता था कि जब जब जो है सेंटर कमज़ोर होता था, जो प्रांतीय गवर्नर हुआ करते थे वो क्या करते थे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की उनमें प्रवृत्ति हुआ करती थी। तो जैसे ही ये राजा बना, उसके 1 साल के अंदर अंदर ही देखा गया कि भैया जहाँ देखो वहीं से चुनौती इसको मिलने लगी है। तो सबसे पहले 1531 ईस्वी में होता है कालिंजर का युद्ध। अब ये कालिंजर कहाँ है? ये बुंदेलखंड में पड़ता है। तो हुमायूं क्या करता है, कालिंजर के किले को ये घेर लेता है। यानी कि मान लो ये कालिंजर का किला है, तो इसको ये चारों तरफ से घेर लेता है। कौन? हुमायूं घेर लेता है कालिंजर के किले को। फिर क्या होता है, यहाँ का राजा कौन होता है? प्रताप रुद्रदेव यहाँ का राजा का नाम होता है। वो क्या, इसको लग रहा था कि यहाँ का जो राजा है प्रताप रुद्रदेव, वो अफगानों के पक्ष में। अफगान कौन थे? जो ये शेरशाह वाला, आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा, शेरशाह सूर है ना, वो लोगों के पक्ष में, उन लोगों के पक्ष में है ये, है ना। ये तो तुर्क लोग हुआ करते थे, ये मंगोल और उनसे तैमूरी वंश से संबंधित थे, ये मुग़ल साम्राज्य वाले थे। और ये जो थे ये अफगान हुआ करते थे, ठीक है। तो इसको लग रहा था कि ये प्रताप रुद्रदेव साथ किसका दे रहा है? अफगान लोगों का साथ दे रहा है, इसलिए मुग़लों ने किले को घेर लिया। परंतु ये इसको बाद में पता लगा कि हुमायूं को बाद में सूचना मिलती है कि ये जो अफगान सरदार है ना, महमूद लोदी देखिए, इसको हरा देता है कौन? बाबर। बिहार में इसको हरा देता है बाबर, और बाद में बिहार को जीत लेता। परंतु ये महमूद लोदी भी जिंदा रहता है। तो ये अफगान सरदार जो महमूद लोदी, वो तो कहाँ भाग गया? वो तो जौनपुर की तरफ भाग गया, इसको पता लगता है। तो ये क्या करता है, कालिंजर के राजा से संधि कर लेता है कि भाई एक काम कर, मैं तो इसकी वजह से आया था, ये जो अपना कौन महमूद लोदी है, तो एक काम कर संधि कर लेते हैं। और वो भी इनसे संधि कर लेता है, कालिंजर का राजा इनसे संधि कर लेता है। और फिर ये क्या करता है, जौनपुर की तरफ बढ़ जाता है ना। जौनपुर की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि महमूद लोदी उधर ही भागा था, ठीक है। अब आ जाते हैं 1532 ईस्वी में, 1 साल बाद में कहाँ होता है, चुनार का घेरा ये डालते हैं। अफगानों को तो इसने हरा दिया। उसके बाद जो है शेर खान, ये शेर खान कौन है? ये शेर खान है शेरशाह सूरी, है ना। शेरशाह सूर है असली में तो उसका नाम। शेरशाह सूर जो है ये है शेर खान। ये तो ये जो शेर खान है अपना, इसके अधीन चुनार का किला जो है उसको घेर लेता है। चुनार के किले को घेर लेता कौन? हुमायूं, ठीक है। और ये घेरा 1532 ईस्वी तक चलता रहता है, सितंबर तक चलता रहता है। और इसके बाद में क्या होता है, गुजरात का शासक बहादुर शाह, कल मैंने आपको बताया था बहादुर शाह, जो भाग के पुर्तगालियों के पास जाता है सहायता लेने, और पुर्तगाली उसे पानी में डुबा के मार देते हैं अरब सागर में, है ना। वो बहादुर शाह क्या करता है, इधर हमला इस पर कर देता है हुमायूं पे। तो उसके दबाव की वजह से इसको चुनार के किले का जो घेरा था वो उठाना पड़ता है। और चुनार के किले में जो वहाँ का शासक था, वहाँ से नाममात्र का ये समझौता करा पाता है, और उसी से इसको संतोष करना पड़ता है। और देखिए जो नाममात्र का इसने संतोष करना पड़ गया, यही इसकी भूल थी, क्योंकि बाद में यही शेर खान आगे बढ़ के दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। तो इस प्रकार से चुनार का घेरा इसने डाला 1532 ईस्वी में। और उस शासक जो गुजरात का था बहादुर शाह, उसकी वजह से इसको उठाना पड़ जाता है घेरा वापस, है ना। ये देख लिया, महमूद बेगड़ा के बाद में बना था ना बहादुर शाह, ठीक है। चलते हैं आगे। अब फिर आता है बहादुर शाह से युद्ध। अब भाई बहादुर शाह इसको परेशान करके गया, तो अभी हमला किस पे करेगा? बहादुर शाह पे हमला करेगा, ठीक है। तो गुजरात का जो राजा था बहादुर शाह, वो अपनी सीमाओं को बढ़ाता जा रहा था। वो दक्षिण भारत में भी उसने अपनी सीमाओं को बढ़ा लिया था और वहाँ के राजाओं से संधि कर ली, ठीक है। साथ ही साथ उसने मालवा के राजा को भी वो हरा देता है, ठीक है। और रायसेन जो है उसको भी जीत लेता है। और चित्तौड़ पर भी वो हमला कर देता है। वही चित्तौड़, कौन सा चित्तौड़? राणा सांगा वाला चित्तौड़, है ना। तो राणा सांगा तो मर जाता है, उसके बाद में क्या करता है, ये चित्तौड़ पर भी हमला कर देता है और उसको संधि करने के लिए भी बाध्य कर देता है। और चित्तौड़ में उस टाइम जो शासन कौन संभाल रही होती है? राजमाता कर्णावती, है ना। राजमाता कर्णावती जो थी
वो शासन भार संभाल रही होती है चित्तौड़ का, और चित्तौड़ पर बहादुर शाह जो है गुजरात का शासक कर देता है हमला। उसकी वजह से कर्णावती जो थी उन्होंने राखी भेजी किसको, हुमायूं को, कि मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, स्वीकार करती हूँ, और एक काम करो आप मेरी सहायता के लिए आओ। परंतु उस टाइम में देखिए आज के जैसे फ़ोन तो था नहीं कि फ़ोन कर देते, तो ये राखी भेजने में और चिट्ठी भेजने में टाइम लग जाता है। हालांकि बाद में हुमायूं आता भी है सहायता के लिए, मगर तब तक जो है चित्तौड़ पर हमला हो चुका होता है और ये संधि करनी पड़ जाती है चित्तौड़ को संधि करनी पड़ जाती है बहादुर शाह से। ठीक है, तो देखिए आज जो है क्या बहस चल रही है देश में कि एक तरफ महाराणा प्रताप को महान बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य और अकबर को एकदम आप नीच बता दिया जा रहा है ना। तो ऐसा नहीं होता है, दुनिया में दो रंग हमेशा नहीं होते। महाराणा प्रताप अपनी जगह महान है, अकबर अपनी जगह महान है ना। देखिए उनकी एक पीढ़ी पहले राजमाता कर्णावती जो है उन्हीं चित्तौड़ उन्हीं महाराणा प्रताप के आगे की पूर्वज वंशज जो है वो इनको राखी भेज रही है और भाई बना रही है अपना, और आगे बाद में ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है ना। महाराणा प्रताप जो है उनका स्वाभिमान वो अपनी जगह है, बहादुर उनका सम्मान अपनी जगह होना चाहिए, परंतु अकबर जो है उसका एक राजा के तौर पर अपना एक सम्मान होना चाहिए। तो हम जैसे कम से कम पढ़े लिखे लोगों को तो इन जो बेकार की बहस जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आप कह सकते हैं कि मीडिया वगैरह में आपको जो देखने को मिलती है, उनको तो टीआरपी मिलती है इसलिए वो करते हैं। आप लोगों को इन जैसी चीज़ों में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, हमें फैक्ट से मतलब है, हमें सही ज्ञान जो है वो प्राप्त करना है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दो ही कलर नहीं होते है ना। ऐसा नहीं होता ना कि आप उसके पक्ष में हो या तो मेरे पक्ष में हो, ऐसा भी होता है ना कि कोई आदमी बीच का स्टैंड भी ले सकता है या जो सही है वो गलत है वो भी बता सकता है ना। तो देखिए तो इन्होंने राखी भेजी थी परंतु ये बाद में लेट पहुंच पाए थे वहाँ पर। ठीक है, फिर होता क्या है सारंगपुर में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में युद्ध होता है 1535 ईस्वी में, जिसमें हुमायूं जीत जाता है और बहादुर शाह यहाँ से भाग जाता है। और हुमायूं क्या करता है, मांडू और चांपानेर का जो किला होता है उसको भी जीत लेता है, परंतु ये हुमायूं की जीत है वो स्थायी सिद्ध नहीं हो पाती है। और ये बहादुर शाह जो है वो पुर्तगालियों की सहायता से गुजरात को फिर से प्राप्त कर लेता है और 1537 आते आते बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। क्यों मृत्यु हो जाती है? बहादुर शाह की मृत्यु तभी होती है, ये पुर्तगालियों से संधि करने जाता है, वहाँ पर इसको डुबा के मार दिया जाता है ना, पुर्तगाली लोग मार देते हैं इसको। तो इस प्रकार से बहादुर शाह जो था गुजरात का शासक, उससे भी इसका युद्ध होता है और राजमाता कर्णावती जो है चित्तौड़ की वो इनको राखी भी भेजती है। अब आता है शेर खां के साथ युद्ध। ये शेर खां मतलब शेर शाह है ये, तब तक इनको सिर्फ शेर खां के नाम से जाना जाता था, इसका वास्तविक नाम तो फरीद था। वैसे कल के लेक्चर में देखेंगे हम इसके शेर शाह के बारे में है ना। तो 1537 से लेकर 1539 तक जो है ये युद्ध चलता है। गुजरात को हार जाता है हुमायूं, उसके बाद ये 1 साल तक आगरा में ही बैठा रहता है। आगरा इसकी राजधानी हुआ करती थी, तो ये आगरा में बैठा रहता है। इसको हालांकि जो है न्यूज़ वगैरह मिल जाती है, देख लेता है ये भी आज तक वगैरह टीवी चैनल वहाँ पर बैठ के क्या देख लेता है कि बिहार में जो है और बंगाल में ये शेर शाह जो है या शेर खां जो है ये अपनी जो स्थिति है वो सुदृढ़ कर रहा है, वहाँ पर अच्छा खासा ये शक्ति जुटा रहा है, परंतु इसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती क्योंकि ये अभी अभी हार के आया था। कहाँ से? गुजरात के बहादुर शाह से हार के आया था, तो थोड़ा ये रेस्ट ले रहा था। इसकी वजह से क्या होता है, जब इसको इतना मौका मिल जाता है तो शेर शाह वहाँ पर अपने आप को बहुत शक्तिशाली बना लेता है ना। तो 1537 ईस्वी में क्या होता है, हुमायूं वापस आता है हिम्मत जुटा के और चुनार के किले को घेर लेता है और 6 महीने तक ये घेरा वो पड़ाव डाले रखता है चुनार के किले पर। और इस समय का लाभ उठाकर जो शेर खां था वो क्या कर लेता है, गोंड का जो खजाना था उसको रोहतास के किले में पहुंचा देता है ना। उसको कहाँ पहुंचा दिया उसने? रोहतास के किले में उसने पहुंचा दिया गोंड का जो खजाना हुआ करता था। हुमायूं ने चुनार को तो जीत लिया, पर बंगाल की ओर इसने ध्यान दिया। बाद में इसने चुनार को जीत लिया 6 महीने तक घेरा डाल के, और चुनार को जीत कर ये बंगाल की ओर ध्यान देता है और गोंड वो पहुंच जाता है। और गोंड का जो खजाना था वो तो पहले ही रोहतास पहुंचा दिया जाता है शेर खान के द्वारा। अब देखिए बहुत सालों तक ये लड़ा था, तो ये गोंड पहुंचकर रंगरेलियों में डूब जाता है। रंगरेलियों मतलब ये मस्त दारू पी रहा है, पैक बना रहा है, महफिलें सजा रहा है, पार्टियां कर रहा है, उसमें रह गया ये है ना, उक्का पीने में सब ये रह गया। और ऐसा करके इसने 8 महीने का टाइम नष्ट कर दिया। ठीक है, इस बीच में शेर खान जो है वो क्या कर लेता है, अपनी स्थिति को और भी मजबूत बना लेता है। ठीक है, और 1539 ईस्वी आते आते ये क्या कर लेता है, गंगा और कोसी नदी जो है उसके मध्य के क्षेत्र पर ये अधिकार कर लेता है। ठीक है, अब मैं अगर आपको एक बार स्थिति समझा दूं आपको,
मैं मैप बना देता हूँ यहाँ पर, देखिए है ना, ये अपना भारत है। एक मिनट सही से बना दो, यहाँ मैं बनाता हूँ आपको। ये आप समझ लीजिए, ये अपना नॉर्थ ईस्ट वाला है, तो छोड़िए। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ से कोसी नदी नेपाल की तरफ से होकर गुजरती है, यहाँ पर आती है अपनी ये गंगा नदी जो है, यहाँ से जाके बंगाल में, ये यहाँ पर है बंगाल अपना, है ना। अब देखिए ये बंगाल में बैठा होता कौन, अपना हुमायूं। और हुमायूं की राजधानी कहाँ है, यहाँ आगरा में। और यहाँ बीच में कौन बैठा है, ये वाली जगह जो है ना, ये वाली एक मिनट, ये वाली जगह है ना, ये इस क्षेत्र पर कौन कब्जा कर लेता है, इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है शेर खान। क्योंकि ये तो जाके बैठ जाता है कहाँ पर, ये जाके बैठ जाता है यहाँ पर गोंड में, बंगाल में, और वहाँ पर जाके रंगरेली में डूब जाता है। और 8 महीने के बीच में का जो टाइम होता है, वहाँ पर यहाँ इस वाले क्षेत्र पर कौन कब्जा कर लेता है, शेर खान कब्जा कर लेता है। अब जब हुमायूं वापस लौटना होता है, हुमायूं को अपनी राजधानी यहाँ वापस आएगा ना लौट के, तो बीच में कौन सा वाला क्षेत्र पड़ गया, ये शेर खान के कब्जे वाला क्षेत्र पड़ गया। अब इसको न चाहते हुए भी शेर खान से लड़ना पड़ेगा। अब जैसे ये वापस आगरा की तरफ निकलता 1539 में, तो शेर खान उसको रास्ते में ही रोक लेता है। क्यों रोक लेता है, क्योंकि देखिए इसको गुजरना तो इधर से ही है ना, जाएगा तो अपनी राजधानी इधर से ही, जाएगा तो इधर से ही राजधानी, है ना। तो ये अब इसको रास्ते में रोक लेता है और पकड़ लेता है। बोलो भाई अब बोल, तू क्या बोल रहा था तुम्हें, मेरे उधर चुनार पे घेरा डाल रहा था और यहाँ गोंड को जीत लिया, अब बता तू क्या करे। वही वाली बात, बचपन में 2 लड़कों के बीच में बचपन में लड़ाई हो जाती थी, हमारी भी लड़ाई हो जाती थी, बोलते हमारे घर की तरफ से निकल के बताइए तू, और किसी दिन निकलता था फिर पकड़ लेते, अब बता तू क्या बोल रहा था उस दिन। वहीं सेम इसकी गिरबान पकड़ ले, अब बता तू उस दिन क्या कर रहा था, ठीक है। अब लड़ाई होती है चौसा के युद्ध की 1539 ईस्वी में। हुमायूं और शेर शाह की जो सेनाएं थी 3 महीने तक लड़ाई करती है, सामने अपने आमने सामने ये डटी रहती है। और ये जो विलंब हो रहा था ना, इसका फ़ायदा किसको हुआ, शेर खां को ही इसका फ़ायदा होता। क्यों होता है, क्योंकि जो मुग़ल जो थे उनके शिविर कहाँ थे, उनके शिविर थे निचली सतह पर, और वर्षा जो है वो शुरू होने वाली थी, है ना। 1529 अप्रैल तक वो डटे रहे वहाँ पर। अब जो इनकी तो नीचे वाले क्षेत्र में था, भारत का मैप आपको याद है, आपके दिमाग में भारत का मैप होना चाहिए, मैं एक बार वो बना दूँ, यही बना देता हूँ। ये भारत, अब देखिए इस तरफ से अपनी गंगा नदी वगैरह बहती है ना, कि बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, एक एक चीज़ समझते जाइएगा, है ना। तो होता क्या है, इस तरफ निचली सतह पर तो कौन होते हैं, इधर होता है हुमायूं, यहाँ पर निचली सतह पर कौन होता है, हुमायूं, ठीक है। और ऊपर की तरफ कौन होता है, इधर इस तरफ होता है कौन, इस तरफ होता है अपना शेर खान, शेर खान होता है ऊपर की तरफ। अब देखिए बारिश का टाइम शुरू हो रहा है, अब बारिश का टाइम शुरू होगा तो नुकसान किसको होगा, हुमायूं को नुकसान होगा यहाँ वाले चीज़। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भर जाएगा पानी। देखिए वो अभी मूवी आई है अपनी सैम बहादुर में ना 1971 के युद्ध में, जब इंदिरा गांधी उनसे कहती है कि आप जाओ और ईस्ट पाकिस्तान जाओ, उसमें मार्च कर जाओ, तो वो मना कर देता है ना। शेर जो अपने सैम बहादुर वो मना कर देते हैं कि मैं अभी युद्ध नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ सकता, क्योंकि अभी है मानसून का टाइम, थोड़े दिनों में मानसून शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा कि बंगाल जो है वो एक दलदली क्षेत्र बन जाएगा, बहुत सारी वहाँ पर नदियाँ शुरू हो जाएगी और वहाँ पर हारना तय है। तो सेम कारण जो हुआ घटना किसके साथ, हुमायूं के साथ। ये था निचली सतह पर, और बारिश अब शुरू होने वाली थी और बारिश शुरू हुई, इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर इनके जो जहाँ इनकी सेना थी उस शिविर में पानी भरना शुरू हो जाता है, और हुमायूं की सेना में क्या हो जाता है, हड़बड़ी मच जाती है। और शेर खान की जो सेना थी वो फिर क्या करता है, शेर खान रात को हमला करता है इनके ऊपर। जब ये सो रहे होते हैं ना, एक तो पहले ही देखो वहाँ पर मच्छर, पानी भरा हुआ है कैंप में सब में, और ऊपर से ये रात को हमला करते हैं, इसकी वजह से इनको फ़ायदा होता है और चौसा का युद्ध हो जाता है। इस प्रकार से जून 1539 में, आप सोचिए जून में वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है।
हुमायूं जो है यहाँ पर पराजित होता है। पराजित होना तय था क्योंकि ये निचली सतह में थे, इनकी सेना वैसे ही परेशान हो गई थी, पानी इनके कैंप्स में भर चुका था। सेम देखिए, अगर सैम बहादुर उस टाइम पे लड़ते और अगर इंदिरा गांधी के सामने झुक जाते तो देखिए वो वहाँ पर युद्ध हार जाते हैं। हम जो ईस्ट पाकिस्तान का हुआ था बांग्लादेश के निर्माण में 1971 का युद्ध हम हार जाते हैं पाकिस्तान से, परंतु उनकी जो सूझबूझ थी और अपना जो कर्तव्य निभाने के लिए उन्होंने, और देखिए वो प्राइम मिनिस्टर का भी ये आपको मानना पड़ेगा उस टाइम की का, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का भी, कि उन्होंने जो है ज़्यादा दबाव नहीं डाला और उनकी बात को स्वीकार किया और उसके वजह से देखिए हम जीत पाए 1971 का युद्ध और पाकिस्तान को 2 भागों में बांटने में हम सफल हो जाते हैं। और यही जो है सेम टू सेम हुआ हुमायूं के साथ, और हुमायूं हार गया। देखिए इस प्रकार से कोई कहते नहीं इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए, अगर हुमायूं का इतिहास कोई पढ़ा होता तो वो पता लग जाता उसको कि हाँ देखिए कि हाँ अगर यहाँ पर हमला इस टाइम पे किया तो हारना अपना तय है। अब जो है बेचारा भाग निकलता है ये चप्पल हाथ में लेके, कौन, हुमायूं, और वहाँ पर एक भिश्ती की सहायता से जो है अपनी जान बचाता है और शेर खान जो है वो शेरशाह की उपाधि धारण कर लेता है और अपने सिक्के भी ढलवाता है और खुतबे भी उसने पढ़वाए। खुतबे पढ़वाने का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद खुतबा पढ़ा जाता था। खुतबा मतलब एक भाषण के तौर पर होता था, उस पर इसने अपने नाम के खुतबे भी पढ़वाए। तो चौसा के युद्ध के बाद जो है कब्जा किसका हो जाता है, शेर खान का, जो अब बन गया शेर शाह। बनना ही था भाई, राजा बन गया तो। अब आगे चलते हैं। अब एक और लास्ट युद्ध होता है कन्नौज का युद्ध। शेर शाह किस प्रकार, हुमायूं किस प्रकार से जान बचा के अपनी पहुंचता है, अपने आगरा पहुंच गया वापस और युद्ध की तैयारियां शुरू कर देता है। भाई साहब शुरू करो युद्ध की तैयारियां। उधर तो शेर खान जो है वो शेर शाह बन चुका है और 40,000 सैनिक ये जुटा पाता है और शेर शाह के विरुद्ध फिर से कूच ये कर देता है। 1 मिनट। अब क्या होता है, 1540 ईस्वी में कन्नौज के स्थान पर इनका घमासान युद्ध होता है। कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना, तो कन्नौज के स्थान पर इनका घमासान युद्ध होने लगता है। अब ये क्या करते हैं, जल्दबाजी में एक और गलती कर देते हैं हुमायूं यहाँ पर। ये तोपखाना, मुगल तोपखाना जो है ना वो अपने स्ट्रेंथ के लिए प्रसिद्ध है। देखिए बाबर जीत पाया तो किसकी वजह से, उसकी वो रणनीति तो थी, साथ ही साथ उसका जो तोपखाना था ना, तोपखाना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था मुगल सेना में, और ये शुरू से लेकर अंत तक रहेगा ये, है ना। तो जो ये तोपखाना ये लाया नहीं जल्दबाजी के चक्कर में, इसलिए इनको हानि हुई और पूरे 1 महीने तक जो है हुमायूं और जो है उनके बीच में युद्ध चलता रहा। किसके बीच में, शेरशाह सूरी के बीच में, कन्नौज में। और इस युद्ध में भी वो पराजित हो जाता है, हार जाता है, और इस बार हारने के बाद वो भगोड़ा बन जाता है एक तरीके का। और भगोड़ा बनने के बाद में दिल्ली और आगरा पर अधिकार कौन कर लेता है, शेर खान, जो अब बन चुका था शेर शाह। शेर शाह अब कब्जा कहाँ कर लिया उसने, दिल्ली और आगरा पर उसने कब्जा कर लिया, है ना। तो इस प्रकार से चौसा का युद्ध हार गया। चौसा का युद्ध हारने के बाद में वो हार गया कन्नौज का युद्ध भी। चौसा का युद्ध में देखिए उसने गलती करी, कन्नौज के युद्ध में उसने गलती करी, हार जाता है और हारने के बाद ये भाग जाता है और भागता भागता ये पहुंच जाता है अमरकोट के राजा के दरबार में, है ना। और वहाँ पर ही पैदा होता है अकबर, जो कि भारत का एक भाग्य बदलने वाला राजा होता है आगे, है ना। तो वो अमरकोट के राजा, देखिए अमरकोट के राजा हिंदू राजा ने इसको शरण दी और वहाँ पर इसका अकबर का जन्म होता है। और भारत में अब इसको कोई आशा नज़र नहीं आती है, तो ये भागकर कहाँ चला जाता है, फारस का राजा होता है, ईरान, मतलब फारस मतलब ईरान, वहाँ का राजा होता है शाह तहमास्प के पास में ये चला जाता है, ये ईरान के राजा के पास। और शाह तहमास्प पे इसका स्वागत भी करता है, क्यों ना करता है, क्योंकि इतने बड़े वंश का ये राजा हुआ था। मानो ये सल्तनत लुट गई तो उसका क्या मतलब, पर राजा तो राजा होता है। इसका महान वंश था, उस तैमूरी वंश से संबंध रखता था, इसलिए इसका स्वागत किया जाता है वहाँ के राजा शाह तहमास्प के द्वारा। और उसको वहाँ पर, आओ भाई बैठो, कोई नहीं, आओ भगत इसकी करी जाती है, बैठ तो टेंशन मत ले, मैं तेरी हेल्प करूँगा। और वहाँ पर इसको पानी वानी पिलाया जाता है, सब इसकी हेल्प करी जाती है, भाई थोड़े दिन तू आराम कर यहाँ पर। अब आराम कर लिया हुमायूं ने वहाँ पर। उसके बाद में एक दिन शाह तहमास्प बुलाता है इसको, हुमायूं को दरबार में, कि भाई तैयार है तुम, तो बोला भाई मैं तैयार हूँ। उसके बाद में इसको 14,000 सैनिक देता है, कौन, शाह तहमास्प हुमायूं को 14,000 सैनिक देता है। और उसकी सहायता से हुमायूं क्या कर लेता है, पहले कंधार और फिर काबुल पर अधिकार ये जमा लेता है। और कंधार और काबुल पर आपको पता होगा कि किसका अधिकार था, कामरान का, है ना।
तो कंधार और काबुल जो है उस पर अधिकार कर लिया, अपने भाइयों को ये हरा देता है। देखिए इसके भाई इसकी हेल्प करने आए नहीं थे, तो ये अपने भाइयों को, कामरान जो है वो सिंध भाग जाता है और दुर्भाग्यवश जो हुमायूं था वो बीमार पड़ गया और फिर कामरान जो है वो वापस काबुल को जीत लेता है। परंतु 1549 ईस्वी में हुमायूं फिर से काबुल को जीत लेता है ना। काबुल को जीत लिया मतलब इतना समझो, कौन जीता हारा वो छोड़ो, वो तो कहानी के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कामरान से वापस जो है कंधार और काबुल ये जीत लेता है और कामरान को करा दिया जाता है अंधा। और अंधा करवाने के बाद इसको बोला जाता है भैया एक काम करो, अब आप बेटा आप जाओ अब मक्का मदीना जानते हो ना आप, हाँ सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना, आप जाओ और वहाँ जाके अल्लाह का नाम लो, अब हो गया आपका काम। और वहीं पर 1557 ईस्वी में कामरान मर जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसका और भाई होता है अस्करी को भी पकड़ के बोलते हैं भैया एक काम कर, छोटा तू मेरी बात मान ले, तू भी मक्का चला जा, फ़ायदा इससे पहले कि अंधा करवाऊँ तुझे, तो बेचारा खुद ही चला जाता मक्का। देखिए इसमें ऐसा हुआ करता था अपने यहाँ राज्यों में, ऐसा हुआ करता था किसी से भी अगर मतभेद हो जाता था तो हिंदू राजाओं में तो ऐसा होता था कि वो चले जाते थे काशी वगैरह, है ना, और ये लोग कहाँ चले जाते थे, ये मक्का वगैरह चले जाते थे, है ना। इतिहास में जैसे दुर्गादास राठौड़ हुए तो वो उनको भी उनका राजा जो है कह देता है राज्य से निकलने के लिए, तो वो भी चले जाते हैं, ऐसे काशी वगैरह वो भी जाके रह लेते हैं, ठीक। अब ये मक्का चला गया, कौन चला गया, देखिए कामरान चला गया और अस्करी चला गया। अब कौन बचा, हिंदाल मान नहीं रहा था यार, क्या करता बेचारा, उसको मारना पड़ा, तो उसको ये मरवा देता है। और इस प्रकार से बाद में क्या हुआ, तीनों भाइयों को इसने अपने रास्ते से हटा दिया और काबुल कंधार उधर पूरा इसने अधिकार कर लिया। अब जो है 1545 आते आते शेरशाह सूरी की भी मृत्यु हो जाती है, जो दिल्ली का शासक होता है उस टाइम तक, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा होता है इस्लाम शाह जो है वो गद्दी पर बैठता है और 1556 ईस्वी तक इस्लाम शाह राजा रहता है, ठीक है। अब इस्लाम शाह तो ठीक ठाक आदमी था, पर इसका बेटा होता है आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह। वो इतना अयोग्य आदमी, उससे सिर्फ पीने खाने से मतलब, किसी से कोई मतलब नहीं उसको, है ना। देखिए ये जो अमीर जो आदमी होते हैं ना, उनकी औलादें इतनी ऐसे ही बिगड़ जाती हैं। क्यों बिगड़ जाती हैं, क्योंकि उनके पास कमी किसी चीज़ की होती नहीं है और रिस्ट्रिक्शन उन पर कुछ होती नहीं है, संसाधन ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो फिर ड्रग्स वगैरह में लग जाते हैं। तो ये भी ड्रग्स वगैरह लेने में, खाने पीने पार्टियाँ करने में ही रह जाता है। तो उसकी वजह से जो है फिर उसका प्रधानमंत्री होता है हेमू, ये होता है हिंदू। देखिए तो हेमू उसका प्रधानमंत्री, मुस्लिम राजा, और उसका प्रधानमंत्री कौन, हिंदू। तो देखिए हिंदू मुस्लिम वाली बात यहाँ भी नहीं है। अब अगर आपको कोई आदमी हिंदू मुस्लिम के नाम पे दो राजाओं के बीच में अगर आपके झगड़ा कराने की कोशिश करे या नीचा दिखाने की कोशिश करे या कुछ भी भड़काने की कोशिश करे, तो आपको नहीं भड़कना है ना। मैं आपको उदाहरण देते जा रहा हूँ, देखिए जात पात धर्म के नाम पर कभी नहीं लड़ना है, उदाहरण दे रहा हूँ मैं। अगर ऐसा ही धर्म वाली बात होती तो ये अपना प्रधानमंत्री किसी हिंदू को रखता, नहीं रखता। अगर ऐसी धर्म वाली बात होती तो वो हुमायूं को, अमरकोट का राजा, उसको शरण देता, नहीं देता। तो यहाँ पर बात कभी धर्म वाली नहीं थी, बात किसकी थी, सिर्फ सत्ता की। तो हेमू अब जो है उसका प्रधानमंत्री होता है, सारी सत्ता उसके हाथों में आ जाती है, ठीक है। अब सूर साम्राज्य इसकी वजह से छिन्न भिन्न हो जाता है। भाई राजा ही पीने खाने में मस्त है तो फिर चाहे प्रधानमंत्री कुछ भी करो, वो तो छिन्न भिन्न होना है। इस सूर साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। इसका फ़ायदा कौन उठाता है, अब हुमायूं उठाता है, क्योंकि हुमायूं को वो शाह तहमास्प जो था वो समझा बुझा के भेजता है कि भाई ऐसा ऐसा करियो, ऐसा उल्टा सीधा काम मत करियो, अब गलती मत करियो कोई भी, ठीक है। अब ये क्या कर लेता है, युद्ध की आक्रमण की तैयारियां कर लेता है और 1554 में ये पेशावर पहुंच जाता है। पेशावर आज के पाकिस्तान में है। और 1555 में वो लाहौर को भी जीत लेता। देखिए मतलब पास में आ गया एकदम, लाहौर को भी ये जीत लिया। और मुग़ल और अफ़गान मतलब ये जो शेरशाह सूर वाले वंश जो लोग थे, ये थे अफ़गान। तो शेरशाह के, ये मुग़लों और अफ़गानों के बीच में 1555 में युद्ध होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, जिसमें जीत कौन जाते हैं, मुग़ल जीत जाते हैं, मतलब हुमायूं इसमें जीत जाता है। और 1555 में सरहिंद के युद्ध में भी सिकंदर सूर पराजित हो जाता है। और 15 वर्ष के अवकाश के बाद में 1555 में हुमायूं दिल्ली में फिर से ये प्रवेश कर जाता है। 1555 में देखिए इसको निकाल दिया गया था 1540 ईस्वी में। हमने जब देखा था कि इसका युद्ध हुआ था कहाँ का, कन्नौज का युद्ध, इससे पहले चौसागे में आ गया। तो कन्नौज के युद्ध में ये हार जाता है और 15 साल बाद में वापस से कहाँ आता है, दिल्ली की सीमा में वापस लौटता है। सरजमीन हिंदुस्तान अस्सलाम वालेकुम करता है फिर, है तो भारत में ये लौट आता है 15 साल बाद में और सिंहासन फिर से प्राप्त ये
कर लेता है 1555 में ये कर लेता है। फिर क्या होता है कि 1556 ईस्वी में दीन पनाह नाम की इसकी लाइब्रेरी ये बनवाता है। उस लाइब्रेरी में ये किताबें पढ़ रहा होता है, तो किताब पढ़ते पढ़ते फिसल जाता है सीढ़ियों से और गिर जाता है। उसकी वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पढ़ने का बहुत शौकीन था ये। और ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं जो है ये एस्ट्रोलॉजी जो थी उसको बहुत मानता था ये। उसकी वजह से क्या करता था ये, हर दिन अलग अलग प्रकार के कपड़े पहना करता था ये, किसी दिन हरे किसी दिन पीले, इस प्रकार से ये कपड़े पहना करता था। इसको बहुत मानता था, पढ़ने का बहुत ये शौकीन आदमी था। तो वैसे ही पढ़ते पढ़ते बेचारा देखिए मर गया, ये फिसल के गिर गया। इसकी वजह से ये इसको डैमेज हो जाता है, बेचारा मर जाता है, सर की खोपड़ी टूट जाती है इसकी। और इस प्रकार से जो लेनपुल जो है वो लिखता है कि जिस प्रकार से हुमायूं लुढ़क लुढ़क कर जीवन व्यतीत किया उसने, उसी प्रकार से वह उन्हीं मुसीबतों से वो बाहर तो निकल आया था, ठीक है। और हुमायूं को अबुल फजल ने क्या कहा, इंसान कामिल कहकर उसे संबोधित किया। और इंसान कामिल था भी। क्यों इंसान कामिल था यार, देखिए इतने हार का सामना करना पड़ा, साम्राज्य जिसका पूरा चला गया हो, फिर भी वो हारा नहीं, वापस लौट के आया और जो है उसने वापस अपना सिंहासन प्राप्त किया। और उसके बाद देखिए अगर वो हार मान लेता तो हमें अकबर जैसा एक महान राजा मिल पाता है, नहीं मिल पाता। अकबर जैसा महान राजा, मुगल जैसे आगे पूरी सल्तनत, हाँ कुछ राजा इसके बेकार हुए जैसे औरंगजेब वगैरह है ना, पर हम एक आदमी की वजह से पूरे वंश को तो गलत नहीं बता सकते ना। तो इतने महान राजा हमें नहीं मिल पाते। तो सेम उसे अगर आप एक अटेम्प्ट में आप फेल हो रहे हो, कोई काम आप कर रहे हो उसमें सफल नहीं हो रहे हो, तो देखिए उसमें आपको हार मानने वाली या घबराने वाली या मर जाने वाली कोई बात नहीं है कि अब यार मैं तो मर ही जाऊंगा, अब मेरे से नहीं हो रहा, ये हो गया वो हो गया। यार एक आदमी जिसका तो राज्य लूट गया वो पूरा, आपका तो राज्य तो नहीं लूटा कम से कम। और ज्ञान जो आपके पास है वो कहीं वो कभी ऐसा जाएगा नहीं, वेस्ट कभी नहीं जाएगा। ज्ञान पे दम पे देखिए फाहियान कहाँ से चीन से आया, भारत में आके उसने सम्मान प्राप्त किया। ज्ञान के दम पे देखिए कहाँ अलबरूनी कहाँ से आया और यहाँ आके सम्मान प्राप्त किया। तो ज्ञान के दम पे जो है आप सब कुछ कर सकते हो। कोई एक एग्ज़ाम जो है आपके जीवन का निर्णय नहीं कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार से ये हार जाता है, जीत जाता है हुमायूं। 1556 में द्वितीय पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, ठीक है। इसकी कहानी अगर मैं आपको बता दूं यहीं तो बता दूं, 1556 ईस्वी में होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। सॉरी ये पानीपत का द्वितीय युद्ध नहीं होता, ये गलत है, ये बाद में होगा। है तो जब अकबर वाला होगा तब होगा। माफ़ी चाहते हैं, कंफ्यूज हो गए हम, ठीक है जी। 1555 में ये जीत लेता है और बेचारा मर जाता है। ये कहाँ से गिर के मर जाता है, दीनपना नाम की लाइब्रेरी होती है, दीनपना नाम की लाइब्रेरी से 1556 में ये गिर के मर जाता है। और जब ये मर गया तो वापस से जो है कब्जा कौन कर लेता है, इस बार जो हेमू होता है, हेमू जो है वो वापस दिल्ली पे कब्जा कर लेता है ना। हेमू दिल्ली पे कब्जा, इस बार हेमू ने कब्जा कर लिया। अब आगे की चीज़ जो है हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। तो आज हमने किसके बारे में देख लिया, बाबर का बेटा हुमायूं के बारे में हमने देख लिया कि किस प्रकार से ये राजा बनता है। और ये बहादुर शाह जो होता है गुजरात का, उसके साथ ये युद्ध करता है, चुनार का घेरा डालता है, कालिंजर का युद्ध करता है ना। इसके बारे में याद रखने वाली चीज़ें तो क्या है, एक तो बहादुर शाह से युद्ध करता है, बहादुर शाह गुजरात का राजा, और राजमाता कर्णावती चित्तौड़ की इनको राखी बेचती है। उसके बाद शेर शाह सूरी के साथ इसका युद्ध चलता है। और शेर शाह सूरी के युद्ध में भी दो युद्ध आपको याद रखना है, एक तो चौसा का युद्ध और 1539 का, और एक 1540 का कन्नौज का युद्ध, जिसकी वजह से हार जाता है। हार कर ये चला जाता है ईरान का, फारस का जो शाह होता है तहमास्प के पास में, वापस लौट के आता है। और हेमू उस टाइम पे प्रधानमंत्री होता है दिल्ली के शासक का, और उसको हरा देता है। और हराने के बाद में ये कब्जा कर लेता है 1555 ईस्वी में। परंतु 1556 ईस्वी में ये दीनपना नाम की लाइब्रेरी की वहाँ से सीढ़ियों से गिर कर ये फिसल कर गिर जाता है और अल्लाह को प्यारा हो जाता है। उसके बाद में एक और इसका बेटा राजा बनता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उसके बारे में हम देखेंगे कल, ठीक है। नहीं, कल हम देखेंगे शेरशाह सूरी के बारे में और उसके प्रशासन के बारे में, ठीक है। इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से अपना टेलीग्राम पे चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह आपको देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहिए, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।